तो हम लोग पिछली क्लास में इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की बात कर रहे थे। राघव गुड इवनिंग, कुंदन गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो इनकी बात हम कर रहे थे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की। तो एक जरा क्विक रिवीजन लेते हैं पहले इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का, और उसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है, ठीक है, इनकी अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कल बताया था कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं नॉर्मली इनका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। एक आपका XX डैश है, फिर आपका XX3 डैश है, फिर आपका XX5 डैश है, और लास्ट में आपका XX7 डैश है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर X आपका सेंट्रल एटम रहेगा, लार्जर साइज एटम होता है सेंट्रल एटम। एक मिनट रुको जरा, हाँ, सेंट्रल एटम रहेगा जो लार्जर साइज एटम होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका एक्स डैश है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है, और वो क्या बोलता है, स्मॉल साइज एटम होता है। ठीक है, ये एक बात होगी, स्मॉलर एटम होता है। चलो कैसे भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि एक्स एक्स डैश के केस में तो भाई कुछ भी नहीं सोचना, लीनियर होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। XX3 डैश कल आप लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर आपको जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री मिली थी वो टी शेप मिली थी, है ना, ये आप लोगों ने कल करा था। और फिर इसमें मैंने यहाँ पर आप लोगों को कुछ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी बताई थी कि जो ये वाला केस था आपका CL3 वाला, तो इसमें हाँ sp3d निकल कर आई थी मेरे ख्याल से। मुझे बताना अगर मैं कहीं पे कुछ गलत लिखूं, ठीक है। तो sp3d यहाँ पर निकल कर आई थी। XX5 डैश में जब हमने बात करी थी तो यहाँ पर भाई ज्योमेट्री जो थी वो ऑक्टाहेड्रल थी। अगर मैं यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री वाज ऑक्टाहेड्रल, और इसके अलावा यहाँ पर भाई जो हमारी शेप बनी थी, शेप क्या थी, शेप हमारी स्क्वायर पिरामिडल थी, है ना, शेप निकल कर आ रही थी स्क्वायर पिरामिडल। और इसके अलावा यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो क्या थी, वो हमारी sp3d2 थी। ठीक है, अच्छा ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ये भी टी शेप है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आपसे कोई ज्योमेट्री पूछ ले तो याद है ना, कल TBP बताई थी मैंने। ठीक है, ये एक बात हो गई। एक लास्ट जो IF7 वाला केस देखा था जिसमें मॉलिक्यूल टाइप हमारा बना था XX7 डैश, वो क्या था, ये तुम्हारा अगर मैं इसमें ज्योमेट्री की बात करूं, ज्योमेट्री और शेप इसमें सेम ही आई थी, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं था तो परफेक्ट ज्योमेट्री बन रही थी। वो थी आपकी पेंटागनल बायपिरामिडल, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाली थी वो हमारी थी sp3d3। ये लो भाई, ये आप लोगों ने कल करा था और वो मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, तो ये तो कल तक की बात हो चुकी है। अब जरा कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में जरा बात करूंगा मैं। ठीक है, और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि कल हमने इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में ये, अच्छा ये बातें तो हो गई खैर। अब जो पहला पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो ये है कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, साथ ही साथ लिख लो, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो बहुत अलग सा अनोखा सा हो। ठीक है, सिंपल सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, तो लिख लो उसको, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक मिनट रुकना बच्चों। अब ये क्या होते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट, आर कोवेलेंट। ठीक है, और ये याद रखना डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, कोवेलेंट एंड डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो एक तो ये आपका क्या बोलते हैं कोवेलेंट है, और दूसरा क्या है, ये नेचर में डायामैग्नेटिक है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। और एक मिनट रुकना बच्चों जरा, मुझे लग रहा है, चलो पहले लिख ही लो उसके बाद मैं कर लूंगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने लैपटॉप को चार्जिंग में नहीं लगाया और मैं पढ़ाने लग गया, तो चलो कोई नहीं। दी स्टेबिलिटी, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की
स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये क्या है, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, सेंट्रल एटम अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, जो बाकी एटम है एक दूसरे से थोड़े दूर दूर हो जाएंगे और उससे क्या होता है कि रिपल्शन कम हो जाता है। ठीक है, और एक छोटा सा और पॉइंट यहां पे लिख लो, फ्लोरीन कैन नेवर बी दी सेंट्रल एटम इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, ये कभी भी आपका सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ठीक है, इट कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है भाई, ये क्यों नहीं हो सकता इंटर हेलोजन कंपाउंड, वो भी जरा सुन लो, बिकॉज फ्लोरीन तो ये मैं अभी अचानक से शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था मेरा। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट बोल रहा था कि पहली बात तो इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, ऑल्सो इट डजंट हैव द वेकेंट डी ऑर्बिटल, देयरफॉर इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स वैलेंसी बियॉन्ड वन। ठीक है, एक से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बना सकता ये। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार वगैरह मार्क कर लो। सीबीएसई वालों का तो बड़ा ही फेवरेट है, ये बार बार पूछ लेते हैं कि फ्लोरीन सेंट्रल एटम की तरह बिहेव क्यों नहीं करता। बहुत सिंपल आंसर है, क्यों करेगा भाई, उसको करने के लिए पहले उसको वेकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए, नहीं है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट बनानी पड़ेंगी, वो भी नहीं बना सकता। ठीक है, तो फ्लोरीन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, जल्दी से अब आप लोग इसको नोट करो। ठीक है, और जैसे ही नोट कर लो रिस्पॉन्ड करो ताकि मैं यहां से आगे बढ़ूं। ठीक है, फटाफट करो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, और फिर जरा मैं लास्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ यहाँ पर। और वो लास्ट पॉइंट आपका है कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं ये मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कंपाउंड या हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो अगला पॉइंट है उसको लिखेंगे, लेकिन जल्दी से करो पहले इसको नोट। जैसे नोट कर लो बता देना, मैं अगले पॉइंट पे चला जाऊंगा। करो फटाफट करो, और इस बीच में जरा हम अपना एक छोटा सा चार्जर लगाने का काम निपटा लेते हैं। हाँ, कर लिया नोट, बताओ बच्चों। तो ये बात याद रखनी है कि आई थॉट आपके पास भी आयरन मैन वाली टेक्नोलॉजी, ना 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 सर, कैप लगा लो, अमंग अस के ऑरेंज कैरेक्टर की तरह लगोगे। अमंग अस यार देखी नहीं है मूवी। करो जल्दी से करो बच्चों, उसको कंप्लीट, नोटेड, बहुत अच्छे। तो ये भाई पॉइंट है। ठीक है, अच्छा गेम है कोई, गेम है पता नहीं था मुझे। चलो जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव
कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके हेलोजन कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव हैं। और ऐसा क्यों है? बिकॉज the bond dissociation enthalpy, because the bond dissociation enthalpy of interhalogen compounds are or is less than that of हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, हेलोजन कंपाउंड से क्या होता है? कम होती है। अब भाई जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी वो क्या करेगा? वो जल्दी टूटेगा। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है तो एक्सेप्शन तो बनेगा, एक्सेप्ट F2। ठीक है, F2 एक एक्सेप्शन है। वाई? F2 इज मोर रिएक्टिव even than interhalogen compounds। It is due to, ऐसा क्यों होता है? The small size of fluorine atom which results into high inter इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ठीक है, तो बच्चों फटाफट से इसको नोट करो। ये तुम्हारी एक छोटी सी कहानी थी। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत चल रही हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो फटाफट से बता दे मुझे, और अगर क्लियर हो गया तो इसको नोट करो। क्या ये भी कह सकते हैं कि हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल? वही तो बात होगी बेटा, जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो वही तो बात होगी, हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। सही बात है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है जरा वो भी सुन लो। ठीक है, ये भी बात सुन लो जरा। भाई फेजांस रूल पढ़ा है हमने 12th क्लास में, 11th क्लास में। फेजांस रूल अपने को क्या बोलता है कि दो एटम जिनका साइज सिमिलर है, ठीक है, बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम या सिमिलर साइज इज मोर स्टेबल, है ना? ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो सभी। इसी वजह से कल हमारा I2 HI में कन्वर्ट नहीं होना चाह रहा था। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमारा I2 HI में कल कन्वर्ट होने को मना कर रहा था। तो वही चीज यहां लगाओ। तो इधर क्या होगा, इधर क्या होगा अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ICL, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लिया मैंने ClCl। तो ICL में क्या है, ये एक आयोडीन, ज्यादा बड़ा हो गया, ये आयोडीन और ये क्लोरीन। ठीक है, इधर आओ, ये क्लोरीन और जी ये भी क्लोरीन। तो यहां क्या है, सिमिलर साइज एटम, है ना? और यहां क्या है भाई, एटम्स का साइज डिफरेंट है। एटम का साइज क्या है, डिफरेंट है। और अगर एटम का साइज डिसिमिलर है या डिफरेंट साइज है तो इसका मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, इट हैज लेस स्टेबिलिटी। और अगर स्टेबिलिटी कम तो भी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो अगर पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा क्यों है, तो तुम्हें मैंने रीजन बता दिया। पहला तो ये ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, कि भाई जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है। अच्छा, वो कम क्यों होती है तो उसका रीजन ये नीचे फेजांस रूल वाला लिखा हुआ है। ठीक है, तो लो बच्चों जल्दी से इसको नोट करो, और नोट करते ही रिस्पॉन्ड करो, और रिस्पॉन्ड कर दोगे तो हम आगे चलेंगे। सर कैन वी यूज ओनली रीजन इन रेड? जी नहीं, पूरा लिख कर आना पड़ेगा। सिर्फ रेड रीजन से बेटा काम नहीं बनेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। तो जल्दी से इसको नोट करो बच्चों, फिर मैं आगे चलूं।
अभी योशित चेक तो नहीं किए, लेकिन हाँ डाउनलोड जरूर कर लिए, आज ही किए हैं, आज ही मैंने उनको डाउनलोड किया है। फिर मैं एक बार उन्हें जरा चेक करूंगा कितना काम का है, और अगर काम का हुआ तो फिर वो सबके साथ शेयर कर दूंगा। मतलब तुम बच्चों का एक कोई ग्रुप है अलग सा, उसमें डाल दूंगा, तो होपफुली सबके पास पहुंच ही जाएगा। जल्दी करो भाई जल्दी। और सर, कैन वी यूज कलर्ड पेन्स इन एग्जाम, द कॉपी विल लुक मोर, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। तुम लोग कलर्ड पेन यूज नहीं कर सकते, ब्लू ब्लैक यूज करो बस, बहुत है। हाँ कहीं पर अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो उसको किसी और डिफरेंट कलर से, या मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ पेंसिल से अंडरलाइन करके जरूर आओ, ठीक है। इतना एक बार लास्ट स्लाइड बेटा, यही तो लास्ट स्लाइड है। अच्छा इससे भी लास्ट जाओगे, ये स्लाइड है, अब इससे लास्ट क्या होता। चलो भाई जल्दी करो बच्चों, खत्म करना है आज तुम्हारा 17, ज्यादा बचा नहीं है। इसके बाद में एक क्लोरीन बचा है, फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बचा है, और हो जाएगा खत्म। बहरेन जीपी, ये बेटा मुझे नहीं पता क्या है। चलो भाई जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ तक होपफुली सबने नोट कर लिया है, नोट नहीं, नोट कर लिया है। और अब जरा कुछ, अच्छा F1 रेस, यार टाइम नहीं है अभी देखने का, क्लासेस पे क्लासेस लगी पड़ी हैं, कल भी क्लासेस हैं, तो क्या करें, जीवन एक संघर्ष है और हम संघर्ष किए जा रहे हैं। तो अब जरा आगे आ जाओ और हेडिंग डालो फटाफट से, प्रिपरेशन ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। बट आप बहुत क्लोज हो तुम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के, तो इस बात की खुशी है मुझे। हार्डली 2 वीक और तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो प्रेप उसके बाद तो बस क्या बोलते हैं, ये मान के चलो कि जो चीजें बची हैं वो सब कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, जिससे तुम्हारे नंबर अच्छे से अच्छे बन पाए। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की बात होने वाली है, प्रिपरेशन ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सिंपल प्रिपरेशन है, ज्यादा कुछ खास इसमें ऐसा है नहीं जिसमें डिफिकल्टीज आए और रटना पड़े, ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे कि सबसे पहला है कि क्लोरीन का रिएक्शन अगर मैंने F2 से कर दिया, ठीक है, और ये दोनों इक्वल अमाउंट में है, ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल अमाउंट में है, ठीक है, इक्विमोलर जिसको कह देते हैं। तो इनको अगर हमने इक्विमोलर रखा तो यहाँ पर क्या होता है, जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है ClF, ठीक है, ClF फॉर्म हो गया। लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसा किया कि Cl2 और F2 रखा, और इसमें मैंने ये जो F2 है इसको एक्सेस में कर दिया, मतलब इसको मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, तो इसको बढ़ाने से क्या होता है यहाँ पर कि कंपाउंड हमारा बनता है ClF3, ठीक है, ये एक बात हो गई। अब सिमिलरली ये तो एक प्रिपरेशन है, इसको तुम चाहो चलो ऐसे ये भी मार्क कर लो, ए और बी। अब जरा सी पर आ जाओ। तो मान लो मेरे पास I2 है और उसका रिएक्शन मैंने Cl2 से करा दिया, तो जब अगेन दोबारा से मैंने दोनों को इक्विमोलर रखा, ठीक है, इक्वल अमाउंट में रखा, इक्वल अमाउंट बोले तो 1-1 मोल 2-2 मोल टाइप रखा, तो ये मेरे को बना के देते हैं ICl, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं Cl2 को एक्सेस में अगर कर दिया, ठीक है, तो ये मेरे को बना के देता है ICl3। बैलेंस मैं कर नहीं रहा हूँ, वो मुझे लगता है तुम लोग कर ही लोगे, ठीक है, या फिर लोग कर ही लो साथ ही साथ बैलेंस, इसमें है ही क्या। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पे बस 2 लगेगा, ठीक है। इधर क्या लगेगा, यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 3 लगाओ, सिमिलरली यहाँ 2 लगाओ, ये बैलेंस हो गया। और यहाँ पर क्या बोलते हैं 2 लगाओ तो यहाँ पर 3 लगाओ, ये भी बैलेंस हो गया। हाँ एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि सर जैसे आपने ऊपर वाले रिएक्शन में F2 को एक्सेस में कर दिया, नीचे वाले रिएक्शन में Cl2 को एक्सेस में कर दिया, अगर मैं आयोडीन को एक्सेस में कर दूं तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आयोडीन सेंट्रल एटम है, ठीक है। आपको मैंने शुरुआत में बता दिया कि जिस एटम का साइज बड़ा होता है, ठीक है, ये कल ही पढ़ाया था, देख लो यहाँ पर, जिस एटम का साइज बड़ा होता है वो सेंट्रल एटम रहता है, ठीक है। तो बड़े वाले का अमाउंट बढ़ाकर कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि भाई उसको तो वैसे भी कम ही लगना है क्योंकि वो सेंटर में बैठेगा। हाँ उसके चारों तरफ जो बैठेंगे उनका हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 4 रिएक्शन हो गए, होपफुली इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में कुछ टेम्परेचर वगैरह भी दे रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी से इसको कंफर्म कर लेना। तो पहला रिएक्शन हमारा 437 केल्विन पर होता है, दूसरा रिएक्शन हमारा ये 573 केल्विन पर होता है, ठीक है। और बाकी रिएक्शन नॉर्मल है, वो हो जाएंगे अपने आप ही, मतलब रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद में, और ये प्रिपरेशन रिएक्शन पूछे गए हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, इन्हें कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये तो आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब जरा ई पार्ट पर आ जाओ, ठीक है।
ई पार्ट पर आ जाओ। यहाँ पर क्या है कि आपने Br2 लिया और इसका रिएक्शन F2 से कर दिया, तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो BrF3 बनता है, ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर फ्लोरीन को एक्सेस में कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको BrF5 बना के देगा, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड है जिनका आपको क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में ही आएंगे लेकिन आते हैं तो ये पता होने चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो। जैसे कि ये जो तुम्हारा Br2 यहाँ पर है, इसको कुछ किताबें लिखती हैं Br2 एक्वस और कुछ किताबें लिख देती हैं डाइल्यूटेड विद वाटर, ठीक है। तो बात एक ही है, एक्वस का मतलब क्या है कि वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन रिएक्शन है 6, फटाफट इनको नोट करो और फिर जरा नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का, ठीक है। करो फटाफट, नोट करो। जल्दी जल्दी नोट करो उसको। उसकी यार प्रिपरेशन मृदुल आती नहीं है, XX7 में तुम्हारा एक ही कंपाउंड है, ठीक है, वो तुम्हारा IF7 है। तो तुम आयोडीन को जब बहुत ही ज्यादा एक्सेस में ले लोगे तो IF5 कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बस इतना ही होता है, तो उसकी प्रिपरेशन आएगी नहीं एग्जाम में। बाकी इतना है कि मान लो यहाँ पर मैंने जब आयोडीन को ICl3 IF3 एक बार मैंने बना दिया, ठीक है, कहाँ चला गया, IF5 अगर मैं बना दूं, ठीक है, यहाँ पर मैंने रिएक्शन किया कि भाई I2 है और उसका रिएक्शन मैंने F2 से करा दिया, दैट टू इन एक्सेस, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये IF5 बनाता है। अब इस IF5 को फर्दर अगर मैं F2 से रिएक्ट करा देता हूं तो ये तुम्हारा जाकर IF7 में कन्वर्ट होता है। तो इसकी ऐसी कहानी है, अगेन कोई पूछने वाला नहीं है इस रिएक्शन को। ये प्रत्युष बात हाँ काफी हद तक सही है, क्योंकि जब आप कन्वर्जन क्वेश्चन करते हो तो कन्वर्जन में आपको सोचना पड़ता है कि यार ये ए से बी जाने के लिए कौन सा रिएजेंट मैं यूज करूंगा, कहाँ जाऊंगा। तो दिस इज ट्रू कि अगर आप कन्वर्जन प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होती चली जाती है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार कुछ लाइक काफी हद तक फैक्ट्स जैसी है, ठीक है, कि आपको अगर एल्कोहल से एल्डिहाइड जाना है तो एल्कोहल से एल्डिहाइड जाने के लिए आपको कॉपर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको PCC यूज करना पड़ेगा। तो जिस बच्चे को ये दिमाग में आ गया कि यार ये जो कन्वर्जन है मेरा डिमांड करता है कि मुझे क्या बोलते हैं एल्कोहल से एल्डिहाइड जाना है, तो मुझे कॉपर लगाना पड़ेगा यहाँ पर, मुझे PCC लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और अगर मैंने KMnO4 डाल दिया तो फिर वो एल्डिहाइड को भी आगे जाके OIC में कन्वर्ट कर देगा, बस उस बच्चे को इजी लगेगा। दिक्कत तो सबसे बड़ी यही है ना कि राइट टाइम पे राइट रिएजेंट स्ट्राइक नहीं करता। खैर, तो ये प्रिपरेशन ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है, और यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, और प्रैक्टिस का तरीका भी सही रखो, ठीक है। जैसे मैंने बोला था सबसे पहले NCERT खत्म करो, उसके बाद अरिहंत प्रीवियस ईयर CBSE खत्म करो, फिर उठाओ किताबें ढंग की, तब मजा आएगा करने में। क्योंकि जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो उसके बाद में चीजें जल्दी जल्दी हो जाती हैं, लेकिन अगर पहली बड़ी किताब उठा ली तो परेशानी होगी। खैर, यहां तक होपफुली क्लियर हो गया है सबको, और अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। और अब जो मैं बता रहा हूं थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है, मुझे लगता है कर भी लोगे, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां से हमें मिलते हैं ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। यहां से भाई हमारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। और साथ में एक नॉर्मली हाइड्रोजन हैलाइड तो बनता ही बनता है। तो रिएक्शन कैसे चलेगा, क्या होगा, जरा इसको समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, पहले इसको समझ लेना, बाकी तो ऐसे फटाफट कर लोगे। सपोज ये XX डैश है मेरे पास और इसका रिएक्शन मैंने वाटर से करा दिया, ठीक है। तो आप सबको ये बात पता है कि भाई वाटर कैसे डिसोशिएट होता है।
वाटर के डिसोशिएट होने की कहानी है H+OH नेगेटिव की, और XX डैश में भी ये मैंने आपको बताया था कि जो X है उसका साइज X डैश से क्या है, बड़ा है। तो इस हिसाब से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी X की, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X डैश से कम होगी। तो इस बेसिस पर अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा यहां पर, तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा और क्या बनेगा, X पॉजिटिव और X डैश पर चार्ज आएगा नेगेटिव। ठीक है, पहले तो जरा सभी बच्चे रिस्पॉन्ड करें कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते भी हैं या नहीं। ठीक है, अगर इतना समझ में आता है तो बताओ, ताकि मैं आगे बढ़ू यहां से। ठीक है, इतना शायद सबको क्लियर हो रहा होगा। तो इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो अब कुछ नहीं करना है, सिंपली प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ना है। तो इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया और इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया। तो देखो यहां पर क्या बना, इधर एक तो बनेगा अपना बढ़िया HOX, ठीक है, और दूसरा क्या बन गया, HX डैश। ये पहला रिएक्शन है। ठीक है, ये कौन सा है, XX डैश से। अब सपोज मैं यहां पर क्या करता हूं, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर यूज कर लिया आपका ये XX3 डैश। तो जब XX3 डैश यूज करते हैं और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो देखो अब क्या बनता है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, HOX लिखा हुआ है ना, तो अब यहां पर बनेगा HOXO, और बाय प्रोडक्ट में HX डैश तो है ही। ठीक है, सी पर आ जाओ, यहां पर क्या होगा, XX5 डैश और वाटर से रिएक्शन, तो ये यहां पर क्या बनेगा, HOXO2 प्लस HX डैश। ठीक है, और अगर मैं डी रिएक्शन की बात करूं तो XX7 डैश, और रिएक्शन किससे हो रहा है, वाटर से, तो ये क्या बनाकर देगा, HOXO3 प्लस HX डैश। बैलेंस करना आप लोगों ने आता है, ये फटाफट बैलेंस करते जाओ। अच्छा एक चीज नोटिस करो जरा, ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा था, यहां पर तुम हेलोजन को जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हो, जैसे कि यहां पर कितना था, 3 था, अब 5 हो गया, फिर 7 हो गया, यहां पर भी एक एक ऑक्सीजन तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हो, एक एक ऑक्सीजन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, और ये HOX, HOXO, HOXO2, HOXO3 ये सब क्या है, क्या होते हैं ये, बताओ, ये तुम्हारे ऑक्सो एसिड तो होते हैं। ठीक है, तो बन गया, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लो, ये मैंने यहां पर लिखा तुम्हारा एक कंपाउंड में लिख रहा हूं, आई रहने दो, ये लिख दिया ClF3 लिख दिया, और इसका रिएक्शन मैंने वाटर से करा दिया, तो ClF3 है। ठीक है, तो क्या करोगे, HOClO, और साथ में क्या बनाओगे, HF बनाओगे। रिएक्शन बैलेंस करने में तो माहिर हो ही, उसको बस बैलेंस कर लो, काम खत्म। ठीक है, तो ये भाई रिएक्शन है, होपफुली समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, जैसे कि लास्ट रिएक्शन, यहां तो भाई बनता ही IF7 है सिर्फ, और कुछ तो बनेगा नहीं। तो अगर इसको तुम बनाओगे तो ये तुम्हें क्या बना के देगा, HOiO3, और साथ में क्या बना देगा भाई, ये HF बना देगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको नोट करो, और यहां पर भाई इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की कहानी करीबन करीबन खत्म। ठीक है, फटाफट नोट करो। ऑक्सो में ऑक्सो लिखा हुआ है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है। चलो जी जल्दी करो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं, कमर्शियल कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। आज 17 को खत्म करने का मूड है, अभी 45 मिनट्स हैं, शायद आज ही खत्म हो जाएगा। तुम बस जल्दी जल्दी नोट करो उसको, और फिर एक क्लास और है, उसमें हम वो कर देंगे खत्म 18, और फिर देखते हैं, या तो मैं P ब्लॉक खत्म कराऊंगा और सॉरी DNF खत्म कराऊंगा, फिर एक साथ दोनों के क्वेश्चन करा दूंगा, या फिर शायद पहले क्वेश्चन करा दूं। मन तो ये है कि DNF खत्म करा के क्वेश्चन कराऊं, चलो देख लेंगे जैसा भी हो वो तो, क्योंकि DNF भी छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाएगा। बस तुम फटाफट से नोट करो उसको। हमें भी कुछ सुना दिया करिए कभी कभी। क्या सुना दिया मैंने, चलो भाई ठीक है, तो यहां तक होपफुली नोट कर लिया सबने, और अब इस प्रिपरेशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमारी फोटो है वायरल हुई है ग्रुप पे, ये वायरल करने वाले है ना, मार खाएंगे, मैं बता रहा हूँ, ये सब चलेगा नहीं, बता दे रहे हैं। जल्दी जल्दी कर नोट करो।
ड्रिंकिंग समथिंग, अरे ड्रिंकिंग समथिंग क्या यार, मैं तो मतलब पढ़ाते पढ़ाते मैं नॉर्मली मेरी आदत है, वो तो वैसे भी जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो भी, क्योंकि इतना ज़्यादा बोलना पड़ता है तो गला हाइड्रेटेड रहता है तो आवाज़ सही निकलती है। करो खैर, जल्दी नोट करो। कौन है ये? भाई साहब, ये जैसा तुम लोगों को लग रहा है वैसा कुछ नहीं है, ठीक है? मतलब चलो अभी जरा पढ़ लेते हैं। आओ जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और नहीं नहीं यार, तुम लोगों को गलत लग रहा है बाल को, वो जो अभी जरा पढ़ लेते हैं, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन है, इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है? और नेक्स्ट जो बात यहाँ पर आती है वो है तुम्हारे कमर्शियल कंपाउंड्स की, ठीक है? तो कुछ कमर्शियल कंपाउंड्स को फटाफट से पढ़ते हैं, और इसमें सबसे पहला जो कंपाउंड तुम्हारा आएगा, ठीक है, ये कंपाउंड है हमारा, क्या कहते हैं इसको, क्लोरीन, ठीक है? तो सबसे पहला कंपाउंड भाई यहाँ पे क्लोरीन की बात होगी Cl2 की, ठीक है? चलो भाई चर्चा जरा शुरू करें, ठीक है? और यहाँ पर भाई प्रिपरेशन में सबसे पहली जो प्रिपरेशन है वो है हीटिंग ऑफ, बाय द हीटिंग ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है? तो ए रिएक्शन, और आई वुड से प्रिपरेशन रिएक्शन, ठीक है? और ये क्या होगा, ये तुम्हारा है मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है? रिएक्शन करा दिया इसका HCl से। जब HCl से रिएक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो तुम्हारा मैंगनीज क्लोराइड बनता है MnCl2, ठीक है? दूसरा वाटर बनता है, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसकी ये सारी प्रिपरेशन है Cl2, वो तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है? रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको तुम अपने आप बैलेंस करोगे, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि ये जो तुम्हारा HCl है ये कैसा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, इस बात को मत भूलना, ठीक है? तो ये एक बात हो गई। दूसरा क्या है, और बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि ये रिएक्शन पूछे जाते हैं, बट हाँ है तो पढ़ाने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन की अगर बात करोगे तो वो डीकन्स प्रोसेस है, ये सब नहीं है। खैर, तो फिर तुमने क्या करा, दोबारा से MnO2 से प्रिपरेशन है, लेकिन इस बार इसको क्या किया, सोडियम क्लोराइड के साथ हीट किया, ठीक है? और मीडियम को एसिडिक रखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं H2SO4, ठीक है? फटाफट नोट करना, साथ ही साथ नोट कर लो, क्योंकि इन रिएक्शन में कुछ एक्सप्लेन करने के लिए तो नहीं है, और इनमें कोई खास ऐसा कोई लॉजिक भी नहीं है, शॉर्टकट वगैरह जो मैं लगाऊं जिससे इजी हो जाए। तो देखो, मैंगनीज डाइक्लोराइड जो पिछले रिएक्शन में बना वो भी बनेगा, वाटर बनेगा, साथ में यहाँ पर Cl2 भी बनेगा, यहाँ पर Cl2 भी बनेगा, तो सब पिछला ही है। बट इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पर एक्स्ट्रा बनेगी वो है NaHSO4, ठीक है? सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है? सिर्फ इतना बनेगा, ठीक है? तो भाई ये कहानी थी, होपफुली इतना सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट करो, ये बी रिएक्शन था, एंड द लास्ट पार्ट सी रिएक्शन जो निकल कर आता है, ठीक है, वो है तुम्हारा कि भाई तुमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया KMnO4। एक्चुअली बी, ए और सी रिएक्शन बिल्कुल सेम ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। और इसका रिएक्शन अगर मैं कर देता हूँ HCl से, तो जैसे वहां पर हुआ कि MnCl2 बनेगा, यहाँ पर तुम्हारा वाटर भी बनेगा, वाटर के साथ में Cl2 भी बनेगा जो चाहिए था, बट बिकॉज जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक K है, तो भाई बाय प्रोडक्ट में एक पोटेशियम क्लोराइड और बना दो, ठीक है? तो तीनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है, क्लोरीन यहां पर भी बन रहा है, तीन रिएजेंट तो बिल्कुल सेम है ना, जो बन रहे हैं यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर बन गया। तो ये भाई अपनी तीन कहानी हो गई, ठीक है? तो होपफुली इतना आप लोगों को समझ में आ गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये क्लोरीन की कहानी थी, जल्दी से इसको नोट करो, और नोट करते ही फिर मैं यहां से आगे बढ़ू, ठीक है? फटाफट करो।
योशित, वो क्या बोलते हैं बेटा, जो उस फोटो से लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, चिल मारो तुम लोग। और पहले फटाफट से जरा इसको नोट करो भाई, जब है ही नहीं, शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है, जब ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं करता ही नहीं हूं, तो शर्माऊंगा क्या मैं। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करो जी। पेपर में बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन लिखने होंगे, पेपर में बैलेंस रिएक्शन लिखने होंगे, और पूरी दुनिया जानती है खैर इस बात को, मैं क्या ही तुम लोगों को एक्सप्लेन करूं, अब छोड़ो। तो नहीं, वो फोटो लेने के लिए नहीं है, लेकिन वहां जो टेबल पे रखा है वैसा कुछ भी नहीं है। वो जो हाथ में है वो तो हाँ ऑब्वियसली ट्राई किया था, उसके लिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन वो जो टेबल पे सब है वो कुछ नहीं है। कोई नहीं यार प्रेम, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ तो बच्चे आजकल बड़ों से भी आगे निकले हुए हैं तो मैं क्या ही बोलूं तुम्हें। तुम्हारी क्लास में एक नालायक है जो मुझे 2-4 बार बोल चुका है, सर कुछ चाहिए हो तो बताना, ये हालत है। खैर, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और अब हम यहाँ पर एक दो और इम्पोर्टेंट प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस तुम लोग पढ़ोगे वो है डीकन्स प्रोसेस, ठीक है। तो ये डीकन्स प्रोसेस निकल कर आता है, ठीक है। और ये भाई डीकन्स प्रोसेस पहले भी कई बार कंप्लीट द रिएक्शन करने के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करना और स्टार वगैरह मार्क कर लो। अब यहाँ पर क्या है, इधर हम करते हैं HCl और O2 को कॉपर Cl2 CuCl2 की प्रेजेंस में हीट, ठीक है। और जब इसको हीट किया जाता है, बाय द वे रिएक्शन तुम्हारा 723 केल्विन पर होता है, और इसको हीट करने से यहाँ तुम्हारा Cl2 फॉर्म होता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर तुम्हारा क्या बोलते हैं, वाटर बनेगा, ठीक है। तो HClO2 बनेगा, और उसके साथ में क्या बोलते हैं, वाटर फॉर्म हो। HCl जब O2 से रिएक्ट करेगा तो उस रिएक्शन से तुम्हारा Cl2 और वाटर फॉर्म होगा। ये बात याद रखना, बैलेंस करना तुमको आता ही है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बताऊं, ठीक है। तो ये एक डीकन्स प्रोसेस हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, यहाँ पर तुम सबने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन तुम सब जानते हो, ठीक है। और मैं ये भी कह सकता हूं, इसको एक स्पेशल नेम दिया जाता था, क्या नाम होता था, हाँ, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। क्लोर एल्कली प्रोसेस भी सबको पता होगा। और इससे भी क्या होता था भाई, अपना यही क्लोरीन बनता था, 10th क्लास में पढ़कर आए हो क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो यहाँ क्या किया, सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है, और इसको वाटर में डिसॉल्व करते थे, एंड देन जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, इलेक्ट्रिसिटी जब यहां से पास करते थे तो ये बनाकर देता था हमें NaOH, ठीक है। साथ में बनाकर देता था Cl2, और उसके साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती थी, ठीक है। तो ये दो और इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, ठीक है, जो काम के हैं। और ये तुम सबको पता ही होगा, ठीक है, कि यहाँ पर क्लोरीन किधर बनेगा, एनोड पर, क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता था। H2 किधर बनेगा, कैथोड पर, क्योंकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता था, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, एंड देन अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला इसको, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब डीकन्स प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। लेकिन ये दूसरा वाला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, किस्मत अच्छी रही तो पूछ लेगा गलती से, नहीं तो 10th क्लास में बहुत पूछा जा चुका है, दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। इसके बाद में चलो यहीं पे साइड में शुरू कर देता हूं मैं, तुम लोग नोट करते जाओ। अगला जो केस है वो है प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ Cl2। अब प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो मेटल से रिएक्ट करके मेटल हलाइड बना देता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके भाई HCl बना देता है। ये सारी कहानियां मैं तुमको नहीं पढ़ाने वाला, जो काम के रिएक्शन है मैं उनके साथ बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो है रिएक्शन विद NH3, ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है। इसको जरा नोट करो पहले, उसके बाद इन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। याद करने के तरीके कुछ ऐसे हैं, जब मैं स्कूल में था तो मैंने इनको कुछ इस तरीके से याद किया था, होपफुली ये तुम्हारे लिए भी काम कर जाए। क्योंकि जब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन दो तरीके से चलता है। पहला रिएक्शन है कि आपने NH3 को Cl2 से रिएक्ट कराया, और इस रिएक्शन में आपने क्या किया
कि जो आपका अमोनिया था उसको एक्सेस में रखा, ठीक है। क्योंकि अमोनिया एक्सेस में है तो भाई उसने एक्सेस में भर भर के रिएक्ट किया और इसने क्या करा, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बना दिया और N2 गैस तो नो डाउट आपकी रिलीज होगी, ठीक है। ये कुछ तरीका था याद करने का। दूसरे केस में मैंने क्या किया, मतलब जिस तरीके से मैंने याद किया था कि रिएक्शन फिर से अमोनिया से होगा, यहां पर Cl2 है, ठीक है, लेकिन इस बार क्या है कि भाई यहां पर Cl2 एक्सेस में है। अब जो एक्सेस में है वो एक्सेस में जाके लगेगा तो NCl3 बन गया, ठीक है, ये एक बात हो गई। बाय प्रोडक्ट में तुम्हारा क्या बोलते हैं, HCl बन ही रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने याद करा था इस रिएक्शन को जब मैं स्कूल में था। होपफुली तुम्हारे लिए भी काम कर जाएगी ये टेक्निक कि जब Cl एक्सेस में है तो Cl को लगाओ भर भर के तो NCl3 बनाओ, और जब Cl एक्सेस में नहीं है तो अमोनियम क्लोराइड बनाओ और छोड़ो, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट करो, जैसे ही नोट कर लो रिस्पॉन्ड करो ताकि आगे बढ़ो। मैं फटाफट करो, ज्यादा टाइम मत लगाना। जैसे ही नोट हो जाए बताना, आगे बढ़ेंगे फटाफट। सर आपने ओपन बोर्ड यूज करने को कहा था यार, अब तो याद नहीं रहा। सर कोरोना वैक्सीन आ गई क्या? कितने साल की है यार? मेरे ख्याल से लाइक 2014 या 15 की है। जहां से तुमको ये मिली है वहां पे अपलोड डेट भी होगी, वहीं पे देख लो, एक हफ्ते पहले या बाद की शायद कहानी होगी। बाद की कहाँ से, पहले ही होगी। फोटो पहले कैसे आ गया? चलो भाई, यहाँ तक शायद सबने नोट कर लिया है, और अगर नोट कर लिया है तो मैं आगे अगले रिएक्शन पे जा रहा हूँ, क्योंकि अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, खत्म होने को है तुम्हारे चैप्टर। क्योंकि अब लाइक मुझे लग रहा है मैं आज ही खत्म कर दूंगा इसको, क्योंकि छोटे छोटे रिएक्शन है और कुछ भी नहीं है, और ऐसे रिएक्शन है जो आते तक नहीं है। तो होपफुली ये सबने नोट कर लिए हैं, ठीक है। अगला जो केस है ये पहला हो गया, रिएक्शन विद NH3। और ये जो रिएक्शन मैंने तुम्हें बताए हैं ना, फिर से बोल रहा हूँ, इन पे स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट लिख लो। ये रिएक्शन कई बार पूछे गए हैं, अमोनिया के साथ Cl का रिएक्शन दोबारा भी पूछा जाएगा, ठीक है। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो केस यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं वो है भाई रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर दो केसेस बनते हैं जब रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। पहला जो केस है कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया Cl2 के साथ में, लेकिन जब आपने ये रिएक्शन कराया तो आपने क्या करा, जो तुम्हारा यहाँ पर NaOH है उसको कोल्ड एंड डाइल्यूट रखा, ठीक है। उसको क्या करा है, उसको कोल्ड एंड डाइल्यूट रखा है। तो ये जो रिएक्शन है ये काफी हद तक रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसा हम इससे पहले देख चुके हैं, ठीक है। और कैसे रिएक्शन में प्रोडक्ट बना होगा अभी बताता हूं, लेकिन पहले लिखो NaCl और दूसरा तुम्हारा यहाँ पर बनेगा NaOCl, ठीक है। और वाटर तो भाई है ही, तो वाटर तो बना ही लो, ठीक है। ये कुछ कहानी है इसकी, ठीक है। तो इसको याद रखना। अब देखो ये लाइक मैं प्रोडक्ट अगर ऐसे फॉर्म करके दूंगा डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर इसको ऐसे रहने दो, वो ज्यादा तुम्हारे लिए याद करना फिर और ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही याद करो, ठीक है। दूसरा क्या है कि तुमने NaOH का रिएक्शन दोबारा से Cl2 से कराया,
लेकिन जब ये रिएक्शन Cl2 से कराया तो इस बार तुमने यहाँ पर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया। अब देखो, जब तुम हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लोगे तो भाई ज्यादा है तो रिएक्ट भी ज्यादा करेगा, ठीक है। तो यहां पर NaCl तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में वाटर भी बनाएगा, नो डाउट। लेकिन इसके बीच में यहां पर NaOCl तुम्हारा NaOClO2 बन जाता है, मतलब NaClO3 बन जाता है, कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब देखो, ये जो रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, अगर आप इन रिएक्शन को ठीक से देखो तो यहां पर देखना भाई, क्लोरीन क्या है, 0 में है। यहां क्लोरीन किस में है, -1 में। यहां क्लोरीन किस में है, +1 में। सिमिलरली अगर इधर बात करोगे, क्लोरीन किस में है, 0 में। यहां किस में है, -1 में। यहां चेक करो कितना आएगा, मेरे ख्याल से +5 आएगा, ठीक है। तो भाई यहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों ही रिएक्शन में 0 से -1 जाना बोले तो रिडक्शन है ना, और 0 से पॉजिटिव में जाना बोले तो ऑक्सीडेशन। तो सेम स्पीशीज का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है सेम टाइम पर। तो ये रिएक्शन विद NaOH कुछ नहीं है, ये एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या है, ये एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब इसको जल्दी से नोट करो, फिर यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब जरा बात करेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की, जिसको ब्लीच कहते हैं, ठीक है। तो ये बेटा मेरा कमला हैरिस है, ये भगवान, खैर जो भी है, मेरा बर्थडे नहीं है आज। ये जो भी कमला हैरिस के नाम से बालक है, मैं बता दूं मेरा कोई बर्थडे नहीं है आज। नहीं, हॉट एंड डाइल्यूट नहीं लेते हैं, या तो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा या फिर कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा। योशित जल्दी करो, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करो उसको, नेक्स्ट स्लाइड पे फिर आगे मैं बात करूं, और थोड़ा सा जल्दी। अगर ले भी लिया तो वो, क्योंकि अगर वो डाइल्यूट है तो भाई वो कम ही रिएक्ट करेगा, तो वो NaCl और NaOCl ही बनाता है। फर्क इतना है कि वो थोड़ा जल्दी बना देता है। अरे मेरा कोई बर्थडे नहीं है यार बच्चों, तुम भी बावले हो जाते हो। हाँ मुझे पता है बेटा तुषार, इतनी बात मैं जानता हूँ, कमला हैरिस इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। जो बिडेन के साथ ही मैडम जीती हैं, इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये सब पता है मुझे, न्यूज व्यूज देख लेते हैं हम भी यार थोड़ी बहुत। ओहो ओहो, अब तो सब देखेंगे हैं कि क्या चल क्या रहा है। तुषार इस क्लास का कोई भी बालक मिल जाएगा तुम्हें, उसी के पास है। खैर रुको जरा, ये जो बालक पूछ रहा है कौन है, ये आयुष। चले भाई चर्चा को आगे बढ़ाएं, यहाँ तक नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से सबने, ठीक है। तो ये एक बात होगी। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल तुम्हारे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के हो सकते हैं, चाहे कोई सा भी देख लो, क्योंकि 0 से -1 जाना, 0 से +1 जाना, ये दोनों ही डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आती है तो नेक्स्ट है यहाँ पर अगली जो बात है वो है भाई तुम्हारा रिएक्शन विद, रुको जरा एक मिनट, हाँ, रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो थर्ड जो केस बच्चों तुम्हारे सामने आ रहा है वो है रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑल्दो ये तुम पहले भी पढ़ चुके हो, इसमें कुछ नया नहीं है। रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या है कि तुमने भाई ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और इसका रिएक्शन जब तुम करा देते हो Cl2 के साथ, तो तुम लोगों को याद होगा ये क्या बना के देता है, ये तुम्हें बना के देता है CaOCl2, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक मिनट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये शायद तुम सभी बच्चों को याद होगा, तुमने इस कहानी को पहले भी 10th क्लास में पढ़ रखा है, और तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बाय प्रोडक्ट में बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये भाई तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर बना है, ब्लीच बना है, ठीक है, ये तुम सभी जानते ही हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ये बात तुम बच्चे 10th क्लास से जानते हो, उसमें कुछ नया नहीं है। अब ब्लीचिंग एजेंट क्या है, कैसे काम करता है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। नहीं एक्चुअली अभी थोड़ा रुको, अभी करेंगे बात इस बारे में भी, ऑन स्टैंडिंग ये क्या बनाता है, क्या फॉर्म करता है। लेकिन पहले जरा जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं अगली स्लाइड पे चलूँ, क्योंकि वो दो बार रिपीट होगा, उसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फटाफट इसको नोट करो, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ू, जल्दी करना थोड़ा, ठीक है।
और नोट करते ही रिस्पॉन्ड कर देना ताकि मैं ज्यादा वेट। हाँ प्रत्युष, सॉलिड फॉर्म में ही बनेगा रिस्पॉन्ड। बहुत अच्छे। बेटा मैंने ऊपर वाला किया, मैंने कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं करा। बैलेंसिंग का काम आप लोगों का है, आप अपनी कॉपी में सभी रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे अपने आप, ठीक है, क्योंकि इससे आपका रिएक्शन बैलेंसिंग प्रैक्टिस होता चला जाएगा। तो मैं एक को भी बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, छोटे मोटे रिएक्शन कर दिए, बाकी सब अपने आप बैलेंस करो, क्योंकि फिर यहाँ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में जाके गड़बड़ करोगे, ठीक है। तो जरा अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हमारे, क्या बोलते हैं, क्लोरीन की, ठीक है। एक तो तुम्हारा क्या होता है, जो क्लोरीन है, ठीक है, ये क्या करता है, क्लोरीन भाई अपने सामने फ्लो, अगर कोई इसके सामने आपने सॉल्ट रख दिया तो क्लोरीन भाई एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे कि एक रिएक्शन में दिखा रहा हूं, उससे शायद ये बात तुम लोग समझ जाओगे। और उसको दो तरीके से बैलेंस किया जा सकता है, आयनिक या मॉलिक्यूलर बैलेंसिंग, जो भी तुमको ठीक लगे। जैसे अगर मेरे पास एक Fe2+ आयन है तो क्लोरीन क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके Fe3+ आयन बना देता है, मतलब फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है। और खुद तो ये क्लोरीन है ही Cl2, तो अपने आप को Cl- में लेके जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगाओगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, इधर 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इस मल्टीप्लीकेशन के बाद में यहाँ पर रिएक्शन क्या बनेगा, 2Fe2+ प्लस Cl2 गिव्स 2Fe3+ प्लस 2Cl नेगेटिव, ठीक है। ये कुछ ऐसा अपने को भाई देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। तो ये तुम्हारा जो क्लोरीन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब एनसीईआरटी जो रिएक्शन देती है इसी चीज के लिए, उन्होंने क्या दे रखा है कि भाई ये क्या करता है कि फेरस सल्फेट गिवन है ना, फेरस सल्फेट को उठा के ये कन्वर्ट करके फेरिक सल्फेट बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पर 3 लग जाएगा, और साथ में तुम्हारा क्लोरीन है तो ये क्या करेगा, ये खुद को HCl में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। 2 है तो 2 लगा दिया। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक तुम्हारा H2SO4 लगा दो, ठीक है। H2SO4 क्यों, क्योंकि ये जो कहानी चल रही है एसिडिक मीडियम में चल रही है, ठीक है। तो चाहे जैसे मर्जी कर लो, आयनिक करो या मॉलिक्यूलर करो, इतना क्लियरली सबको दिख रहा है कि क्लोरीन क्या कर रहा है, +2 वाले आयरन को +3 में भेज रहा है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं क्लोरीन होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। ये एक रिएक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा रिएक्शन देखोगे तो ये क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा उठाकर सल्फेट में, बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड में। तो SO2 जो तुम्हारा होता है वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करेगा, दोबारा वही है, अगर इसको बैलेंस करना चाहते हो, ये Cl2 इधर Cl-, अच्छा SO4 है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको SO4 2- कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए इधर मैंने 2 वाटर लगा दिए, 2 वाटर, तो भाई इधर 4H+ कर दो, ठीक है। और उसके बाद में इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, और अब जरा इनको ऐड कर लो। तो 2 वाटर, ठीक है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस Cl2 गिव्स SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस Cl-, ठीक है। तो ये भाई तुम्हारा रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस हो गया। अब ये दोनों तरफ +2 लिख दिया, कहां +2 लिख दिया, समझा नहीं मैं, अच्छा हाँ दोनों तरफ +2 लिख दिया, बहुत सही। तो ये यहां से हटाकर +3 कर दिया, ठीक है। तो ये एक और रिएक्शन है। अब इसके जैसा एक रिएक्शन और है कि भाई मान लो आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन है I2, तो ये क्या करता है, उसको HiO3 में कन्वर्ट कर देता है, जिसको आयोडिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे लिख लो, या फिर तुम ऐसे लिख लो कि जी I2 को उठाया और इसने IO3 नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो आयनिक बैलेंसिंग हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे तुम इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो क्लोरीन की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो केस आएगा वो है कि अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी है, लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
और फटाफट नोट करना, ज्यादा टाइम मत लगाना बच्चों। 15 मिनट बचे हैं, मैं इस 15 मिनट को यूटिलाइज करके आज इस 17 ग्रुप को यहीं खत्म करने की सोच रहा हूँ। कॉस्मोस नहीं, शोषित अभी नहीं देखी है यार, इस साल तो कुछ भी नहीं देखा। इस साल टाइम की बड़ी परेशानी रही है। परेशानी तो अगर पिछले साल भी बराबर थी, लेकिन इस बार थोड़ी ज्यादा है। करो यार, जल्दी करो बच्चों, नोट करो, उसको खत्म करते हैं फटाफट। नहीं देखी नहीं है ना, लेकिन तब से लेके अभी तक। सल्फाइड के साथ भी कर देता है, सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा सल्फेट बना देगा। बेटा तुम करने नहीं भी दोगे पूरा, तो भी मैं पूरा कर जाऊंगा। उसकी तुम टेंशन ना लो। अगर मूड बना लिया कि पूरा खत्म करना है, तो फिर आज खत्म ही कर दूंगा मैं इसको। खैर जल्दी करो फटाफट से और आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो केस तुम्हारा निकलता है यहाँ पर, ठीक है, वो आता है, एक तो ये तुम्हारा सल्फाइट हो गया, ठीक है, ये सल्फाइट हो गया, SO3 2 माइनस, और ये क्या करता है, ये खुद को सल्फेट SO4 2 माइनस में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। सल्फाइट का सल्फेट में कन्वर्जन तुम्हें पता ही है, ये Cl2 यहाँ पर Cl माइनस में जा रहा है। एक बार जरा खुद इसको ट्राई करो बैलेंस करने का, फटाफट करो। इसको ऐड कर लो, और ऐड करके तुम्हें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। एग्जाम में बैलेंसिंग, जी जनाब बिल्कुल, बैलेंसिंग शो नहीं करनी होती, लेकिन बैलेंस इक्वेशन लिखनी होती है, ठीक है। बैलेंसिंग शो नहीं करना, लेकिन बैलेंस्ड इक्वेशन जरूर लिखना है, ठीक है। और इक्वेशन बैलेंसिंग की जो कहानी है वो DNF ब्लॉक से आती है, वो यहाँ से आएगी भी नहीं। यहाँ तो बस मैंने तुम्हें बता रखा है कि कैसे इक्वेशन बैलेंस करोगे, और बाकी मैं अब जब अगला चैप्टर कराऊंगा DNF, तो उसमें ये सारी चीजें वैसे ही रिपीट होंगी। खैर ये एक बात हो गई। इतना अगर आप लोगों को क्लियर होता है, ठीक है, तो इसके बाद में अगली जो प्रॉपर्टी है उसकी भी जरा चर्चा करते हैं फटाफट से, और ये है तुम्हारा क्लोरीन की प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको जरा, मैं कुछ रिएक्शंस को यहाँ पे बॉक्स में डाल रहा हूं जो याद करने वाली चीज है। ये एक तो ये है, सल्फाइट को सल्फेट में कन्वर्ट करता है क्लोरीन, और ये दोनों और में है, ठीक है। कोई सा भी एक याद कर लो, फर्क नहीं पड़ता, मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, एक ही चीज है ये, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं सल्फर डाइऑक्साइड की, तो ये क्या करता है, सल्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये एक और बात हो गई, ठीक है, और काम हो गया खत्म। यहाँ पर इतनी बात अगर क्लियर हो गई है, तो नेक्स्ट आता है कि जो हमारा Cl2 है, ठीक है, ये एक अच्छे ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे अच्छे ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। हर हालत में आप लोगों को ये आना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है। देखो क्या होता है, क्या होता है कि जब आप ब्लीचिंग कह रहा हूं, क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हो, ये रिएक्शन तुम लोगों ने कल ही पढ़ा है। क्लोरीन को जब वाटर में ऐड करते हैं तो दो चीजें बनती है, एक तो बनता है HCl, और दूसरा साथ में इसके फॉर्म होता है HOCl। HOCl क्या करता है, कुछ टाइम के बाद में जब आप इसको छोड़ देते हो ऐसे ही, तो ये क्या करता है, ये HCl बना लेता है, और यहां पर ये भाई ऐसे करके एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, ठीक है। अब ये जो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमारा Cl2 है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होता है,
ठीक है, Cl2 बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, ये बात सब बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या करता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो कल को पेपर में नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब बेटा 3 क्लास पहले 16 ग्रुप में भी बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है एटॉमिक ऑक्सीजन। ठीक है, ग्रुप 16 में भी चर्चा हुई थी इस बात की। तो ये यहाँ पर क्या बोलते हैं, तुम्हारा नेसेंट ऑक्सीजन है, मतलब एक सिंगल ऑक्सीजन है, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस सिंगल ऑक्सीजन क्लोरीन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम में से किसी बच्चे के स्कूल में हाल फिलहाल में पी ब्लॉक का एग्जाम हुआ है तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया हो, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि भाई ये बता दो Cl2 क्यों एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है। ठीक है, रोहन फिर से सुन लो, क्लोरीन को जब वाटर में ऐड करते हो तो वो HCl बनाता है और HOCl बनाता है। ये जो तुम्हारा HOCl है, अगर इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया तो ये HCl बनाएगा और साथ में ये ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। ठीक है, और अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो यहां पर ये अच्छा ब्लीचिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, करो अब इसको जल्दी से नोट। और आप प्रखर फिर से सुन लो, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ये स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने कहीं नहीं लिखा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए यहां पर पहले से मैं रिएक्शन बता चुका हूं। ठीक है, ये रिएक्शंस अलग है, उसको मिक्स मत करो उसके साथ में। ब्लीचिंग एजेंट की कहानी अलग है, इन रिएक्शंस पे बेस्ड है, और आपका क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कहानी अलग है। तो ये ब्लीचिंग एजेंट ही रहेगा। फिर से सुन लो सब जरा ध्यान से, HOCl HCl इसलिए बनाएगा क्योंकि HCl इज मोर स्टेबल देन HOCl। ब्लीच और सैनिटाइजेशन में फर्क होता है प्रत्युष, इन दोनों में कुछ फर्क है। ब्लीच और सैनिटाइजेशन में इसका मतलब एक नहीं होता। मैं टेस्ट तो नहीं बनाता, लेकिन बेटा पता है मुझे कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो मैच कर ही जाता है। तो यहां तक अगर समझ में आ गया तो जल्दी रिस्पॉन्ड करो। और अब आपका एक आखिरी कंपाउंड जिसकी बात करेंगे। अच्छा, एक यूज बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट यूज है Cl2 का, उसको जरा ध्यान से सुन लो। यूज ऑफ Cl2 की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, इसको जरा ध्यान से सुन लो। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, Cl2 कुछ पॉइजनस गैसेस की प्रिपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, यूज्ड इन दी प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। ठीक है, इनमें ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, हिटलर के टाइम पर। क्या बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही है कि हिटलर ये कोशिश करता था कि कैसे लोगों का भाई मास मर्डर किया जाए। मास मर्डर बोले तो एक अच्छे खासे अमाउंट में 3-4 हजार 300-400 लोगों को एक साथ मार दिया जाए। तो उस टाइम पर इस तरीके की गैसेस को लाइक बनाने की बहुत कोशिश की जाती थी। ठीक है, तो उस टाइम पर ऐसी गैसेस बनाई गई हैं। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई जरा कुछ पॉइजनस गैसेस के नाम बता दो। तो जैसे एक फॉस्जीन होता है, फॉर्मूला है COCl2। ठीक है, आपका टीयर गैस होता है। ठीक है, टीयर गैस तो सब जानते ही हैं, तो बहुत कॉमन है, लेकिन इससे लोग मरते नहीं है, आंखों में दर्द जरूर होता है। ठीक है, तो ये आपका CCl3NO2 है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस जिसको मस्टर्ड गैस कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी सुन लो। मस्टर्ड गैस क्या होता है, Cl CH2 CH2 सल्फर CH2 CH2 Cl। ठीक है, तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करो। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
मैंने यार कभी प्रत्युष ट्राई नहीं किया, तो आई कैन नॉट रियली कमेंट ऑन दैट कि भाई टीयर गैस से कैसा लगता है, लेकिन इतना जरूर बता देता हूँ कि बहुत ज्यादा पेनफुल गैस होती है, आंखों से लाइक आंखें खोलना तक मुश्किल हो जाता है, ये हालत है। तो ये भाई तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक चीज है क्लोरोफॉर्म से लोग क्या बोलते हैं योशित बहुत इजीली मरते नहीं है, ठीक है, बट हाँ क्लोरोफॉर्म इज हार्मफुल, ये तो जरूर बता दूंगा मैं, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में बहुत ज्यादा देर के लिए किसी पर्सन को दिया तो फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। नेक्स्ट जो केस आता है, और 17 का आखिरी पार्ट, 8 मिनट बचे हैं मेरे ख्याल से, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 चीजें पढ़ानी है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यहाँ पर, ब्रोमीन गैस भी हार्मफुल है, लेकिन ब्रोमीन को बेटा कभी इस पर्पस के लिए यूज किया नहीं गया आज तक, तो इसलिए उसको ऐसे पढ़ाते नहीं है। अगला जो केस है वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बहुत रिएक्शन भर भर कर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो प्रिपरेशन वगैरह पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं इसकी एक दो प्रॉपर्टीज की बात जरूर करूंगा, ठीक है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी यहां पर आएगी, ठीक है, वो ये है कि भाई हम HCl को यूज करके एक्वा रेजिया बनाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुम उठा के देखोगे तो वहां पर ये सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया है कि ये एक्वा रेजिया क्या होता है, तो शायद तुम सबको पता होगा पहले से कि एक्वा रेजिया क्या होता है। जब आप नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1:3 के रेशियो में लेते हो, ठीक है, जब इसको 1:3 के रेशियो में लेते हो तो इससे एक्वारेजिया बनता है। और एक्वारेजिया इतना स्ट्रॉन्ग होता है, एक्वारेजिया इतना स्ट्रॉन्ग होता है दैट इट कैन इजीली डिसॉल्व, इट कैन डिसॉल्व noble metals, it can dissolve noble metals like सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है, इन तक को डिसॉल्व कर डालता है ये, ठीक है, इस बात को याद रखना, इनको भी नहीं छोड़ता, ठीक है। तो ये तुम्हारा नाइट्रिक एसिड और HCl से मिलकर बनता है, रेशियो तुम्हारा उल्टा हो गया प्रत्युष, उसको ठीक कर लो। नाइट्रिक एसिड तुम्हारा 1 पार्ट रहेगा, 1 रेशियो रहेगा, और जो तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो 3 पार्ट रहेगा, ठीक है। ये होता है भाई तुम्हारा एक्वारेजिया, ये एक बात हो गई, ठीक है। एक बस छोटा सा क्वेश्चन बनता है यहां पर, और उसके साथ में ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो ये है, क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं मैं फटाफट से, ये बस इतना निकल कर आता है, व्हेन HCl रिएक्ट्स विद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। फाइनली पाउडर्ड, रोहन पहले इसको जरा नोट, इसको पढ़ लो, उसके बाद नोट कर लेना। फाइनली पाउडर्ड आयरन, इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड, ये क्या करता है, ये फेरस क्लोराइड बना देता है, नॉट फेरिक क्लोराइड। क्वेश्चन है वाई, ठीक है। तो जब इसका रिएक्शन करते हो HCl से, तो भाई ये फेरस क्लोराइड, मतलब अगर आपने भाई मान लो HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, और उसका रिएक्शन आयरन को आयरन से करा दिया, तो यहां क्या होता है, एक तो बनता है FeCl2 और दूसरा बनता है हाइड्रोजन। वो ये कहता है कि भाई यहां पर FeCl3 क्यों नहीं बना, वाई नॉट FeCl3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब FeCl3 क्यों नहीं बना उसके बारे में जरा सुन लो। यहां पर क्या होता है कि भाई ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्या करती है, हाइड्रोजन गैस यहां पर प्रिवेंट्स दी फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन 2+ आयन, ठीक है। देखो यहां आयरन किस में है, 0 में, यहां आयरन किस में, +2 में, अगर इसको फेरिक में जाना है तो +3 में जाना पड़ेगा ना। तो जब ये तुम्हारा H2 फॉर्म होता है, तो H2 और आयरन 2+ में क्या बोलते हैं भाई, एक ये मान के चलो एक रेस लग जाती है कि कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा। तो ये H2 क्या करता है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो लेता है, ठीक है, लेकिन ये इसको आयरन 3+ में जाने नहीं देता। अब एक बात खुद सोचो, भाई दोनों में से एक ही तो ऑक्सीडाइज होगा ना,
दोनों तो एक साथ हो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस या फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रिवेंट्स formation of hydrogen gas prevents the further oxidation of ferric chloride, ठीक है। यहां पर 17 खत्म होता है। मैं एक स्लाइड पीछे जा रहा हूं, अगर किसी को नोट करना था कुछ तो ये लो भाई नोट करो और बताओ कहां तक हो गया, ठीक है। यहां पर ग्रुप 17 हो जाता है खत्म। जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो करो। अगली 1.5 क्लास में, हद से हद 1.5 क्लास, इससे ऊपर नहीं लगेंगी, ठीक है। तुम्हारा पी ब्लॉक हो जाना है खत्म। 18 ग्रुप बचा है वो खत्म हो जाएगा। फिर मैं सीधा सीधा तुम्हारा डी ब्लॉक स्टार्ट करूंगा बिना रुके, ठीक है। और फिर पी एंड डी के कोई रिएक्शन नहीं बचा रोहन, सारे रिएक्शन हो गए हैं। जो रिएक्शन छोटे छोटे बचे हैं वो किसी काम के नहीं है, वो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। इतना ही है। क्या है एक 2 क्लास नहीं हुई तो आज मैंने वीडियो देखी तो उसमें देखा कि आपने ऑक्साइड सिर्फ क्लोरीन के ही पढ़ा है। तो बस बेटा वही पढ़ने हैं, वही पढ़ना है। तो बस ये पूछना था कि उतना ही है या सिर्फ उतना ही है? उतना ही है, कुछ नहीं करना आगे, उतना ही काफी है। हाँ, जिन बच्चों ने नोट कर लिया है दे कैन लीव द क्लास। When mercury gets in contact with gold, then why does the gold react so quickly and form mercury gold amalgam even if gold is an inert element? बेटा ये साइज पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब अमेलगम बनता है तो दोनों सिर्फ मिक्स होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। वो उनके बीच में कोई टिपिकल केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। तो काफी हद तक सिमिलर साइज होने की वजह से बस वो प्यार से मिक्स हो जाते हैं आपस में, और कुछ नहीं होता। नथिंग इज नोबल, दे जस्ट प्रिटेंड टू बी लाइक दैट। हाँ, वी कैन से दैट। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आके टूटता ही है।